हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और आपका हमारे इस चैनल जनरल स्टडीज में वेलकम करता हूं। और जैसा ही गाइस, इससे की पहले की वीडियो में हमने बालबन और मलिक फिरोज यानी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूरा कवर किया है। और आज की वीडियो हम आगे उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे और हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे आज की पूरी वीडियो में। तो जैसे ही गाइस, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी या फिर खलजी भी बोलते हैं। टाइम पीरियड क्या था? 1296 से 1316। 1296 से 1316 इसका टाइम पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी का। और सो गाइस, जैसे कि इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 था, इसने काफ़ी सारी, इसको एक तरह से देखा जाए तो मिडिवल हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा एक एम्परर माना जाता है, एक रूलर माना जाता है, सुल्तान माना जाता है। तो बालबन के बाद गाइस इसी को अच्छा खासा एक रूलर माना जाता है जिसने बहुत चीज़ें ऐसी, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी काम किए या ऐसे ऐसी चीज़ें लाई जिससे आगे पूरी, आगे देखोगे आप मौर्यन एम्पायर भी कहीं ना कहीं उसी पे बेस होगा। आगे दिल्ली सल्तनत पूरा अच्छा खासा उसके डेवलपमेंट जो श्रेय जाता है वो इसी को ही जाता है क्योंकि उसने बहुत कुछ रिफॉर्म्स किए थे। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी फेमस हिस्टोरियंस तो इनफैक्ट कहते हैं ये वन ऑफ द एबलेस्ट और वन ऑफ द फाइनेस्ट रूलर ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा जाता है। या फिर आप पूरे मिडिवल हिस्ट्री में कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक ही, उसका कहने का मतलब सिर्फ एक ही ऐसा रूलर है जो पूरे मध्यकालीन इतिहास, हमारे जो इंडिया का मध्यकालीन इतिहास है उसके अंदर मात्र ऐसा रूलर है जो जिस एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी के साथ साथ इसके पास मिलिट्री एबिलिटी भी थी। एडमिनिस्ट्रेशन तो थी ही और साथ साथ मिलिट्री एबिलिटी, मतलब कहने का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी तो थी ही, मतलब कि राज्य शासन जो कैसे करना है, एक रूलर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे वो अपने राज्य को बढ़ा सकता है। और अगर टैक्स की बात आए, कोई कर लगाना हो किसी के ऊपर या कर हटाना हो या फिर और भी कोई भी सारे रिफॉर्म्स जो एक राज्य के अंदर होते हैं वो इसको बहुत ही अच्छे से आते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक मिलिट्री एबिलिटी भी रखता था, यानी मिलिट्री की नॉलेज भी इसके अंदर बहुत अच्छी मिलिट्री नॉलेज थी कि मिलिट्री जैसे किसी के राज्य के ऊपर आक्रमण करना है तो वो एबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में तो आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलिट्री भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको मिलिट्री नॉलेज है कि मिलिट्री किस तरह से चीज़ों को सराउंड करती है, किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करना हो तो चारों तरफ से पहले घेरा जाता है, फिर जो मेन एम्परर होते हैं वो एंट्रेंस करते हैं उस राज्य के मेन द्वार से, या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है। तो मिलिट्री एबिलिटी मतलब कैसे मिलिट्री से कैसे टैकल करना है, किसी राज्य को कैसे जीतना है, वो भी इसके अंदर बखूबी इसको आती थी, जिसकी वजह से इसको बहुत ही अच्छे योद्धाओं में से एक गिनती होती है, वन ऑफ द एबलेस्ट और फाइनेस्ट रूलर इन द मिडिवल हिस्ट्री। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बड़े बड़े इतिहासकार ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने किताबों में। और इसके टाइम इसने एक काम और किया था, जैसे इसने सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सेकंड, इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था सिकंदर सेकंड या फिर सिकंदर सानी। इनफैक्ट इसने सिकंदर सानी जो था, इसके टाइम पे जो कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे, जो सिक्के चलते थे इसके टाइम पे, उसके एक तरफ एक साइड इसने इसको प्रिंट करवा दिया था, क्या? सिकंदर सानी जो टाइटल था उसको एक अपने चलने वाले इसके दौरान जो सिक्के चलते थे उसके पीछे इसने सिकंदर सानी लिखवा दिया था। ये अपने आप को सिकंदर द्वितीय समझता था, यानी सिकंदर जो था उसका द्वितीय समझता था। कौन? तो जैसा कि गाइस मैंने अभी आपको बताया, सिकंदर सानी या फिर सिकंदर द्वितीय, इसने अपने आप को टाइटल दिया था, ये अपने आप को सिकंदर का दूसरा रूप समझता था। और इसने यहाँ तक कि सिकंदर सानी अपने रेन में चलने वाले सिक्के, इसकी जो उस समय का जो शासन काल था उसमें चलने वाले सिक्कों के एक तरफ पिछली साइड इसने सिकंदर सानी लिखवा दिया था। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई। तो गाइस इसने कुछ पहले अब आक्रमणों पर चल लेते हैं, जैसे कि इसने काफ़ी सारे आक्रमण जो थे इसने दबाए थे। तो जो दबाए थे वो तो छोटे छोटे आक्रमण थे, उनको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिनका अच्छा खासा रोल है या फिर जिनको हिस्ट्री में स्थान दिया गया, अच्छा स्थान दिया गया, हम उसके बारे में समझते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में, जीतने के दौरान या जीतने के बाद इसने अपना हिजड़ा मलिक काफूर जो लाया था, जो जलालुद्दीन लेके आया था, इसके चाचा लेके आए थे इसके लिए, तो इसने जब उसको हराया था ना, तो वहाँ का राजा कौन था, ये भी था उसके अंदर, जो गुजरात जो मतलब हुआ था, युद्ध हुआ था, जो एक्सपेडिशन हुआ था, उसके अंदर ये भी था। तो इसने वहाँ पे किस किस को हराया था, इसने वहाँ पे जो वहाँ का राजा था, गुजरात का जो राजा था, किंग था जो, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रायकरण। रायकरण नाम था उसका। तो गुजरात का राजा रायकरण जो था, उसकी एक बीवी थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी नाम की उसकी एक बीवी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण को मारकर, अलाउद्दीन खिलजी ने रायकरण को मारकर कमला देवी से शादी कर ली थी। गाइस अभी ऐसी शादियां और बहुत सारी करता रहेगा, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना हो कि इसकी पहली बीवी यही है, और भी हो सकती थी पहले, क्या पता होगी, जिक्र नहीं है इतिहास में। फिर आगे चल के इसने 1303 में आपने जो मूवी में देखा है, पद्मावत मूवी में, 1303 में इसने मेवाड़ के राणा रतन सिंह, मेवाड़ के जो किंग्स थे, जो मेवाड़ के किंग थे राणा रतन सिंह, राणा रतन मेवाड़, या फिर आप यूं कहें चित्तौड़ समझ लेना, उसे चित्तौड़ भी बोलते हैं। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, इसने इस पर आक्रमण किया था, राणा रतन सिंह पर इसने आक्रमण किया। और आपने देखा था उस मूवी में, इसी के बेसिकली इस एक रूलर की पूरी, इस रूलर के ऊपर ही और अलाउद्दीन की कैसे फाइट होती है, इसी के पूरे ऊपर वो मूवी बना रखी है। सिर्फ एक युद्ध में, एक युद्ध के बारे में बताओ, पूरी मूवी बन गई उसमें, ये उन्होंने बना दी पिक्चर वालों ने। तो वो सिर्फ इसके ऊपर मूवी थी, जिसकी वजह से इसकी बीवी जो थी, उसकी बीवी का नाम क्या था, पद्मिनी नाम था। क्या नाम था, ओरिजिनल नाम इसकी बीवी का पद्मिनी था, जिसको पद्मावती बताया गया उसमें, या पद्मावत बताया गया। तो पद्मिनी उसका नाम था। और राणा रतन सिंह के मरने के बाद जब पद्मिनी को ये खबर मिलती है कि मेरे हस्बैंड जो है वो वहाँ पर मतलब शहीद हो गए एक तरह से, तो ये क्या करते थे, इनकी एक पुराने जमाने राजपूतों में एक प्रथा होती थी, जौहर बोलते थे उसे, क्या बोलते थे, जौहर, जौहर बोलते थे। ये क्या होता था, बहुत बड़ा आग का कुंड, जैसे उस मूवी में लास्ट में दिखाया गया आग का कुंड सा बनाते हैं, और ये अपनी 12,000 रानियों के साथ उसमें घुस जाती है, मतलब कि अपने पूरे शरीर को जला लेती हैं अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा मतलब होता है कि मतलब खुद की मर्जी से, ये 12,000 रानियों के साथ, एक रानी प्लस 12,000 इसकी दासियां, ये सारे उस अग्नि में चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने प्राणों को गवा देते हैं। तो ये पूरी इसी पूरे इंसिडेंट के ऊपर क्या हुआ, मलिक मोहम्मद जैसी, किसने, मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में पद्मावत लिखी। मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में आके काफी समय बाद पद्मावत लिखी। ये 1296 से 1316 यानी 303 की घटना है। तो यानी 1540 काफी समय बाद इसने आके पद्मावत लिखी, पूरी इस पर्टिकुलर एक किंग के ऊपर पूरी एक कथा थी। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या हुआ। एक और चीज याद रखना, जो पहला फर्स्ट किंग था या फिर फर्स्ट सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर आक्रमण करके जीत हासिल करी, साउथ इंडिया पर सफल आक्रमण उसने किया और वहां पर जीता हो, वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। जो किसके नेतृत्व, डायरेक्ट नहीं गया था ये, जीत हासिल किसने की थी, वो की थी काफूर नाम का जो उसका हिजड़ा था, उसी ने जीत हासिल करी थी। मलिक काफूर ने ही आक्रमण एक्चुअली किया था, लेकिन ये सेनानायक किसका था, ये अलाउद्दीन खिलजी का था। तो उस समय का रूलर किसको बोलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सफल आक्रमण, पहला सुल्तान जो है जिसके नेतृत्व में या जिसने खुद ही सफल आक्रमण किया था साउथ इंडिया, यानी कि हमारे जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूरे नीचे केरला हो गया,
कर्नाटक हो गया, इन सब पे जो आक्रमण, पहली बार इस एरिया में आक्रमण करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। एक्चुअली आक्रमण किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था, लेकिन उस समय सेना नायक था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, जिससे ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक तरह से आक्रमण किया था। तो ये चीजें थी इसकी कुछ। और अब आते हैं इसकी कुछ ऐसी योग्यताओं पर, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्या थी और इसकी मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या क्या उसने किए। तो उस चीजों पर बढ़ते हैं एक एक करके। एडमिनिस्ट्रेशन में आते ही इसने एक काम किया था। इसने क्या किया था? जो खलीफा होते हैं, जो खलीफा होते हैं या जो कैलिफ होते हैं, कैलिफा होते हैं, इनकी जो सुजर्निटी, जो इनकी पावरफुल होते हैं ना, जैसे कि आज कोई भी खलीफा होता है कहीं का, है ना, तो वो अगर कुछ भी बोल दे, सारे मुस्लिम जो लोग होते हैं वही मानते हैं। लेकिन इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इसकी जो पूरी पावर थी ना उसको नष्ट कर दिया। कहा कि तुम्हारी जो कोई पावर जो तुम्हारे पास होती थी या जो लोग मानते थे, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। अब सिर्फ किंग होता है। अब सिर्फ क्या होता है? किंग होता है, और किंग की बात ही सारे मानेंगे। इसने इसकी जो मान्यता थी उसको रद्द कर दी। खलीफा नाम का कोई बंदा नहीं होगा अब से, या होगा भी तो उसकी कोई पावर नहीं होगी। और इसने क्या कहा? इसने जो बलबन ने, मैंने आपको बताया था, किंगशिप नोन्स, ये मैंने आपको पहले बलबन वाली वीडियो में बताया था। मैंने बलबन ने भी ये टाइटल, ये चीज ली थी, अपनाई थी। क्या था? किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब कि राजशाही होते किसी रिश्तेदारी को नहीं जानती। तो अलाउद्दीन खिलजी का भी कुछ ऐसा ही माइंड सेट था कि अगर चाहे कोई चाचा हो, कोई भतीजा हो, कोई बेटा हो, लेकिन जो भी अगर राजशाही के बीच में आएगा वो जान से जाएगा। और आगे चलते हुए इसने अपनी आर्मी को परमानेंट आर्मी बनाया था। जो इसकी आर्मी थी उसको इसने परमानेंट किया था, परमानेंट किया था इसने। और इसने अपनी आर्मी को परमानेंट किया था। और इससे की पहले की आर्मी क्या होती थी? वो थोड़ी होती थी कि जैसे मैंने पैसे दे दिए तो आ गए, एक तरह से जैसे दिहाड़ी पे काम होता है वैसी होती थी पहले के जमाने में आर्मी। कि जब जरूरत पड़ती थी, जैसे ये वॉर होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे हमें खतरा लग रहा हो, तो हम क्या करते थे? लोगों को पैसे देके अपने पास शामिल कर लिया करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसने, अलाउद्दीन ने कहा एक परमानेंट आर्मी चाहिए, क्योंकि इसने लगातार आक्रमण की इसकी जो रणनीति रही है, कोई लोग आते रहे, विद्रोह होते रहा बाहर से, तो इसने उसको हटाने के चक्कर में कि हमारे पास बंदे होने चाहिए, रिजर्व रहने चाहिए हमेशा, ताकि अगर वहां पे कुछ बंदे कम पड़े तो हम यहाँ से तुरंत भेज पाए। जिसकी वजह से इसने परमानेंट आर्मी रखी, अपनी परमानेंट आर्मी बनाई। इसने जो इल्तुतमिश ने शुरू में स्टार्ट किया था, उसने इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट किया था। इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट किया था उसने, जिसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि लोगों को पैसों की बजाय हम जमीन दिया करेंगे, क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत ज्यादा थी उस समय पे और पैसों की थोड़ी कमी थी। लेकिन इसने क्या करा? इसने कहा कि इसमें तो भाई लॉस हो रहा है, कि अब हमारी, अब आप वो भी सोचो ना, इल्तुतमिश का कौन सा जमाना था? स्लेव डायनेस्टी का। ये सेकंड डायनेस्टी, दूसरी सल्तनत आ चुकी है। कौन सी? ये खिलजी वंश आ चुका है। तो खिलजी वंश के आने पे काफी समय हो चुका है। वो हम कब की बात करते हैं? वो हम बात कर रहे थे ये 1111 से 36 की बात कर रहे थे। अभी यहाँ तक देखो 1316 तक की बात आ गई, 1296 1316 तक की बात आ गई। लगभग हो गए 60-70 साल के आसपास लमसम देखे जाए, 60-70 साल 80 साल। लेकिन अब यहाँ देखते हैं इक्तादारी सिस्टम, वहां पे जमीन बहुत सारी थी, इसके रेंज तक आते आते जमीन की वजह से थोड़ी थोड़ी कमी। और ये कहता है कि जमीन हमारी पहचान है, किसी भी रूलर की जितनी दूर तक जमीन होगी उसकी उतनी पावर समझ में आती है कि लोगों को, हाँ भाई फलाना बंदा था, या फलाने, आज के जैसे पुराने राजा आज के काफी एरियाओं में, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में राजा आज भी हैं, तो जितना उनका माना जाता है कि ये पूरी मार्केट उन्हीं की है, ये उनका उतना पूरा था। तो जमीन जो है ना, जमीन से ही लोग, एक राजा की पहचान हुआ करती थी। तो इक्तादारी सिस्टम को इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया। इसने कहा हम दोबारा पैसे देंगे, तुम्हारे पैसे कितने, जितने बनेंगे थोड़े बहुत ही पैसे बनेंगे, अब मैं थोड़ी थोड़ी जमीन तुम्हें देता रहूं तो एक समय ऐसा आएगा मेरे पास पूरी जमीन ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने जमीन ना देकर इसने क्या, इक्तादारी सिस्टम को नष्ट कर दिया। इसने पैसे हैंड में देने लग गए, ये पैसे तुरंत देने लग गए। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या हुआ। इसने परमानेंट आर्मी तो बनाई, और साथ साथ इसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ब्रांडिंग यानी कि जो उस समय के जो घुड़सवार होते थे, जो उस समय के इसके सेना में जो घुड़सवार होते थे, उनके घोड़ों की संख्या का पता कैसे लगाया जाए कि घोड़े कितने हैं। मान लो एक ही घोड़े को हमने 4 बार गिन लिया हो, एक आगे हो, फिर थोड़ी देर में पीछे हो गया, फिर दोबारा हमने गिन लिया उसे,
तो इसलिए इसने एक ब्रांडिंग कराई, मुहर जो आप देखते हो घोड़े के ऊपर कहीं ना कहीं लगी होती है, तो उसने किसने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स की स्टार्ट जो करवाया था, किसने स्टार्ट करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम से ही स्टार्ट कराया था, ताकि हमें एग्जैक्ट घोड़ों की संख्या पता रहे और ये पता रहे कि घोड़ा ये किसके पास था। उस संख्या से मतलब है कि किसके पास किसको दिया गया था घोड़ा। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स खुद की पहचान तो रखता ही था वो घोड़े की, प्लस कौन बंदा इसे चला रहा था या फिर किसके साथ इसको अटैच किया गया था उस बंदे की भी जानकारी देता था। तो ये किसने स्टार्ट कराई थी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट कराया था। इसने हुलिया या फिर चेहरा, इसने चेहरा हुलिया या फिर चेहरा बनाया था। ये क्या होता था? ये जो आर्मी की जो सोल्जर्स की लिस्ट जो होती थी पहली बार, इससे कि पहले किसी भी राजा के दिमाग में ये चीज नहीं आई, लेकिन इसके आते ही इसने मिलिट्री एबिलिटी, इस पे बता रहा हूँ मिलिट्री एबिलिटी बहुत अच्छी थी इसकी। इसने क्या कहा कि भाई लोग हमारे पास कितने हैं, क्या क्या उनका काम है, कहाँ कहाँ उनकी तैनाती हो रखी है, इसकी पूरी लिस्ट बनाओ एक तरह से, जिसको हुलिया या फिर कई कई जगह चेहरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था बेसिकली कुछ नहीं था, क्या था? लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, लिस्ट ऑफ सोल्जर्स था कि जो सोल्जर्स होंगे हमारे पास, जो आर्मी के अंदर हमारी परमानेंट आर्मी उन्होंने कर दी है। तो कहीं ना कहीं यहीं से उसकी पूरी न्यू चालू हो गई कि उसका लिखना, फिर कौन सी कहाँ है कैसे है। जैसे आज हम देखते हैं फलाना बंदा फलानी रेजिमेंट में फलानी जगह पे पोस्टेड है, तो ऐसे ये कुछ इसी टाइप का माइंड सेट था इसका, जो इसने ये सब चीजें स्टार्ट कराई थी। ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस ने पूरा वो घोड़े को गिनती करने का एक सिस्टम ले आया था, जिससे कि सब चीजें पता लग पाए। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा था पूरी आर्मी को, ये क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था एक दूसरे से। और आगे इसने कुछ चीज़ और कही, और जैसे ही गाइस जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें जलालुद्दीन खिलजी के उसमें बताया था मैंने कि जो बालबन का लास्ट यानी स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था कैकुआबाद, उसने जलालुद्दीन खिलजी यानी मलिक फिरोज को एक टाइटल दिया था जिसको बोलते थे अरीजे अरीजे मुंह मलिक, अरीजे मुंह मलिक। ये इसने इसको एक उपाधि दी थी उस टाइम पे। किसने दी थी? कैकुआबाद ने दी थी। किसको? जलालुद्दीन खिलजी यानी मलिक फिरोज को। इसके टाइम पे आके ये इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया हेड। हेड होता था किसका? दीवाने अरीज का। दीवाने अरीज क्या था? ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? अरीजे मुंह मालिक। यानी कि कहीं ना कहीं कैकुआबाद की पूरी मिलिट्री का जो सेना नायक था वो कौन था? वो था जलालुद्दीन खिलजी यानी मलिक फिरोज। तो बस इसने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि यही होगा जो हेड होगा हमारे यहाँ, बस। और उसने कुछ नहीं किया। इसके टाइम पे लैंड रेवेन्यू जो था फिक्स हो गया। जो लैंड रेवेन्यू किसी से भी जो टैक्स लेना था, जो किसी से टैक्स लेना होता था उसको इसने क्या कर दिया? उन्होंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, और इसने एक लैंड की मेजरमेंट या फिर जो मैं सबको जमीनें दिया करूंगा खेती करने के लिए, उसको किस चीज में इसको हम मतलब नापेंगे? तो था बिस्वा करके। जो आज हम गांव, जितने भी गांव एरिया है वहाँ पे यही चलता है, बिस्सा, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 3 बिस्सा। ठीक है, तो इसी हिसाब से होता था। जैसे पक्के 20 बिस्सा को ही 1 बीघा बोलते हैं और 10 बिस्सा को कच्चे में 1 बीघा बोलते हैं। तो यही चीजें होती हैं कि आप यहाँ से ये चीजें समझ सकते हो। बिस्सा किसने स्टार्ट मतलब किसने स्टार्ट किया था इस यूनिट को? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और गाइस चराई, गरी और चराई के 2 टैक्स थे जो ये लेके आया और इसने सब पे लगाए। अब ये क्या चीजें थी? गरी था हाउस टैक्स, ये हाउस के ऊपर लगता था, और चराई था वो था गेजिंग टैक्स, गेजिंग। ठीक है, ये हाउस टैक्स था घरों पे लगता था, ये गेजिंग इसका मतलब था कि जो पशु जो लोग चराया करते थे, जो पशु जो जिसके पास जैसे पशु हुआ करता था और उसको चराने के लिए भी एक टैक्स देना पड़ता था। जैसे मेरे पास 4 गाय 5 गाय, तो मेरे को चराने के लिए, उसको बाहर ले जाके चराने के लिए भी मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हिंदी में चराई या फिर गरी, 2 ये मेन टैक्स इनका नाम था। टैक्स का नाम ये था। इसका मतलब हाउस टैक्स था गरी का, चराई का मतलब था गेजिंग टैक्स, यानी जो पशुओं को चराने के लिए टैक्स दिया जाना था या फिर जो लेते थे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसने मार्केट्स रिफॉर्म काफ़ी किए थे। जैसे कि मार्केट्स मैं आपको बताता हूँ, मार्केट्स जैसे शहनाई मंडी। ठीक है,
मार्केट फॉर। शहनाई मंडी का क्या मतलब था? शहनाई मंडी थी ग्रेन मार्केट। ग्रेन मार्केट, जो मार्केट रिफॉर्म्स में इसका नाम जुड़ा जाता है वो इसीलिए जुड़ा जाता है क्योंकि मार्केट की जो आज प्रणाली हम देखते हैं, मार्केट की जो आज प्रणाली हम देखा करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसने स्टैब्लिश हुई। जैसे शहनाई मंडी या शहनाई मंडी जिसको बोलते हैं, ग्रेन मार्केट, स्पेशली फॉर नोन फॉर ग्रेन मार्केट। इसके टाइम पे कुछ मार्केट्स थी जिनका मेन नाम था। जैसे पहली का नाम क्या था? शहनाई मंडी, जो ग्रेन मार्केट। ग्रेन का मतलब क्या हुआ कि बीज भंडार। बीज भंडार जैसे अगर आप आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप शहनाई मंडी में जाएंगे, जो कि किससे रिलेटेड होगी? ग्रेन मार्केट से। सराय अदल जो होती थी, सराय क्लोथ एंड ग्रोसरीज, क्लोथ एंड ग्रोसरीज। क्लोथ मतलब कपड़ों के लिए, और जो ग्रोसरी वाले आइटम होते हैं उसके लिए होती थी सराय अदल। ये मतलब अगर आपको क्लोथ कपड़े चाहिए या फिर आपको ग्रोसरीज का कोई आइटम चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? सराय अदल में जाओगे। ये मार्केट के नाम हुआ करते थे। और बाकी जो मार्केट थी, कुछ और मार्केट थी जिसको आप यूँ समझ सकते हो, जहाँ पे कैटल्स को एनिमल्स, जहाँ पे आप मतलब जानवरों का जैसे सौदा उदा कर सकते थे, खरीदना है बेचना है, ठीक है। तो वो मार्केट फॉर एक अलग उसकी ओपन मार्केट। और आपको बता दूं कि इसके टाइम पे जितनी भी मार्केट थी ये सारी ओपन मार्केट थी। ओपन मार्केट का मतलब है किसी दुकान के अंदर नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड में लगा करती थी। जैसे कि आज बड़े बड़े ग्राउंडों में मेले लगते हैं, उसी टाइप का ही लगता था कि पूरे बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, कहीं भी बना दिया जाता था, यहाँ पे बैठना है, वहाँ पे बैठना है, यहाँ मार्केट लगेगी, वहाँ लगेगी, वहाँ लगेगी। तो पूरे लोग अपना अपना नीचे बिछाने के लिए लेके आते थे, वहाँ बैठ जाते थे। मार्केट जैसे ही शाम को रात 9-10 बजे जो भी उनका टाइम होता था उस टाइम पे, वो वहाँ से फिर उठ के चले जाया करते थे, फिर कहीं और लगा देते मार्केट। बस आप मार्केट याद रखना, बाकी स्पेसिफिक कोई सी जगह नहीं थी। कुछ चीज़ें, कुछ मार्केट जैसे उसकी कुछ अब सिटीज़ देखते हैं, कौन कौन सी इसकी सिटीज़ जो थी, जो जिसको इसने बसाई थी, जो आज भी हम लोग उसे जानते हैं, अच्छे अच्छे नामों से जानते हैं। तो एक मार्केट जो थी वो थी हौस खास। हौस खास थी, महल हजार सतून, महल हजार सतून, जमात खाना मॉस्क्यू, जमात खाना मॉस्क्यू। ये सब किसने बनाया था? ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हौस खास जिसको हम आज भी जानते हैं। महल हजार सतून, हजार सतून किसने बोला था? क्योंकि उसमें हजार जो थे ना, पिलर्स टाइप के हजार थे इसमें, ठीक है। जब आप इसको विजिट करोगे तो वहाँ पे जो भी आपको चीज़ें मिलेगी, जैसे पिलर मिलेगा जो, वो हजार थे। जमात खाना मॉस्क्यू ये भी इसी ने बनाया था। इसके कुछ प्रमुख चीज़ें थी, और बाकी मुझे तो नहीं लगता इसमें से कुछ रह गया हो। और बाकी इसकी हम जैसे कुछ उसकी बात करें, जैसे किसने क्या क्या आर्किटेक्चर क्या क्या बनवाया था, ये तो बनवाई थी चीज़ें। और एक दो चीज़ें, सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट हम सुनते हैं, सीरी फोर्ट तो ऑडिटोरियम है, लेकिन जो सीरी जो सिटी है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, सीरी, ठीक है। और इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, अलाई मीनार बनवाया था। अलाई मीनार एक चीज़ थी, और अलाई दरवाज़ा भी इसने बनवाया था। जो कि एंट्रेंस डोर किसका था? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का क्या था? एंट्रेंस डोर था ये। तो सीरी सीरी बनवाई थी, अलाई मीनार बनवाया था, अलाई दरवाज़ा बनवाया था, कुतुब मीनार का एंट्रेंस डोर। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने ली थी, तो इसने ली थी। बैंडिंग ऑफ फोर्स की स्थापना किसने की थी? इसने की थी, इसने फाउंड किया था। हुलिया चेहरा का फाउंडेशन किसका था? इसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो लगभग आप जब एक एक पॉइंट करके अपने जब कॉपी में आप एक एक चीज़ें लिखेंगे तो आपको सब एक एक साथ जब लास्ट में देखेंगे तो आपको उसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए हैं मैंने। थोड़ा आगे पीछे बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अभी है कि नया हूँ, अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस वाला तो हो नहीं, बट आप जब लिखेंगे तो आपको सारी बता रही मेन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी है उसके अंदर। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। और अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी टाइम तक रहा था और काफ़ी अच्छा रूलर था इसका, काफ़ी बहुत सारी खूबियाँ भी थी इसके अंदर, बहुत सारी खूबियाँ नहीं भी थी। और फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगा इसकी कुछ सक्सेसर पढ़ लेंगे, वो कवर करेंगे हम तुगलक में ही, गयासुद्दीन तुगलक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और उसी के अंदर हम थोड़ा कवर भी कर लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो थोड़े एक दो रूलर आए थे उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गयासुद्दीन तुगलक के साथ।
अलविदा देता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।